हेलो वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीक्षिका परमार। से उम्मीद करते हैं आप सारे लेक्चर्स को लगा रहे हैं कंटिन्यूसली और हम आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम देखने वाले हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। इससे पहले हम यूरिन फॉर्मेशन देख चुके हैं, सारी चीज क्लियर कर चुके हैं। अब दिमाग में ये क्वेश्चन होगा काउंटर करंट मैकेनिज्म आखिर हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या है ये। तो जो हमने पढ़ा है उसी का सार है, आप ऐसा समझ सकते हैं, या फिर ये कुछ ऐसा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कुछ क्वेश्चन का आंसर देता है। अब वो कौन से क्वेश्चन है, तो आइए हम ये चलते हैं, देखते हैं। चलिए, तो आज से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो हम हेडिंग डालेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। जिसे हम CCM भी कह सकते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म को। तो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये हमारे दो क्वेश्चंस के आंसर देता है। वो दो क्वेश्चंस कौन से हैं? तो आपने देखा होगा क्या देखा ही है कि जो हमारा नेफ्रॉन होता है, जो बेसिक यूनिट ऑफ किडनी है, किडनी की बेसिक यूनिट है, उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। उसमें से जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे वो है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में थोड़ा सा स्पेशल ये होता है कि नॉर्मली हमारे सारे ऑर्गन्स में जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कितनी होती है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। लेकिन जब हम लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा अजीब टाइप की आयनिक कंसंट्रेशन होती है। अजीब मतलब ये कि नॉर्मली तो हमारे सारे ऑर्गन में 300 है, लेकिन इसमें हमारी अप टू कहाँ तक जाएगी? 1200 तक आयनिक कंसंट्रेशन जाती है। कैसे? अगर हम नेफ्रॉन को बनाएं फिर से, बॉम्बिंग कैप्सूल देन PCT, एंड यहाँ से स्टार्ट होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड ascending limb of loop of हेनले, एंड लास्ट में DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये हमारा नेफ्रॉन है। सो नेफ्रॉन में हम और भी जगह बात करें तो सारी जगह आयनिक कंसंट्रेशन कितनी होती है? 300। यहाँ देखें तो यहाँ पर भी 300 होगी, यहाँ पर भी 300 होगी। लेकिन जब यहाँ से नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आयनिक कंसंट्रेशन थोड़ी अलग होगी। मतलब ऐसे कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आयनिक कंसंट्रेशन होती है हमारी 300 मिली ऑस्मोल पर, तभी तो ये ऑर्गन के अंदर इतनी आयनिक कंसंट्रेशन होती सेम होती है। लेकिन जब हम लूप ऑफ हेनले में मेडुला की रीजन के अंदर जाते हैं यहाँ पर, तो इनिशियली तो हमारी आयनिक कंसंट्रेशन 300 होती है, लेकिन जैसे जैसे हम डीप में जाएंगे तो ये 400, 600, 800, 1000 एंड कहाँ तक जाएगी? ऐसे 1200 तक इसकी आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है एंड 1200 का स्टॉप हो जाती है। स्टॉप क्यों? क्योंकि अब इसकी आयनिक कंसंट्रेशन को फिर से वापस से कम होना है। क्यों होना है? क्योंकि हम जानते हैं जब हम यहाँ से लिक्विड पास होता है, जाता है फ्लूइड, तो इसकी आयनिक कंसंट्रेशन 300 होती है। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण इसको मजा नहीं आएगा। मजा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बाहर आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है। तो कहाँ जाएगा ये? आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा जहाँ है वहां पर फ्लो होगा ना ये फ्लूइड। तो क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो है, लिम्फ जो है, कैसी है? परमिएबल है ओनली वाटर के लिए, परमिएबल है ओनली वाटर के लिए। लेकिन आयन ज्यादा है, आयन को अंदर बाहर आना देना चाहिए था, लेकिन आयन अंदर बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ये इम्परमिएबल है आयन के लिए। सो आयन तो जा नहीं सकते, इसलिए वाटर यहाँ से बाहर जाता है। अब जब वाटर यहाँ से लूज होगा तो जैसे जैसे फ्लूइड नीचे आता जाएगा इसकी आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, और ऐसे ही कहाँ 1800 एंड लास्ट में 1200 तक इसकी आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। कि जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा लिक्विड, वैसे वैसे बहुत ज्यादा वाटर को लूज करता जाएगा ताकि आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ती जाए। लेकिन जब ये असेंडिंग लिम्फ में एंटर करेगा, लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग लिम्फ में एंटर करेगा, तो यहाँ पर फिर से आयनिक कंसंट्रेशन कम मिलेगी। देखिए ना, जो आयनिक कंसंट्रेशन यहाँ है वही सेम आयनिक कंसंट्रेशन यहाँ है कि 1200, 1000, 800, 600, 400 एंड 300। सो जो आयनिक कंसंट्रेशन यहाँ है सेम आयनिक कंसंट्रेशन उस साइड भी होगी क्योंकि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड उसी का मेडुलरी रीजन का। सो जैसे ही ऊपर एंटर करेगा आयनिक कंसंट्रेशन बाहर फिर से कम हो रही है। अभी आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही थी, मतलब अंदर की आयनिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना था, तो हमने वाटर को लूज कर दिया क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था वाटर को लूज करने के अलावा। फिर जब हम असेंडिंग लिम्फ में गए तो असेंडिंग लिम्फ का इससे अपोजिट काम है। अपोजिट मतलब ये जो इसकी लिम्फ होती है ये परमिएबल होती है आयन के लिए, परमिएबल टू आयन, लेकिन वाटर के लिए इम्परमेबल होती है। मतलब ये वाटर को लूज नहीं होने देगी यहाँ से, वाटर यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ आयन जाएंगे। कैसे जाएंगे? यहाँ से आयन लूज होंगे एंड यहाँ पर होते हैं हमारे
पोटेशियम पंप, ये और भी ज़्यादा आयन को ज़्यादा फेंकने में हेल्प करते हैं। मतलब नॉर्मली इस मेम्ब्रेन से आयन तो जाएंगे, ये जो दो सेगमेंट होते हैं असेंडिंग लिंक पे, थिक सेगमेंट एंड थिन सेगमेंट, तो थिन सेगमेंट में तो जा रहा है, लेकिन जब थिक में जाते हैं तो थिक में आयन जा तो रहे हैं, लेकिन और भी ज़्यादा स्पीड से, क्योंकि यहाँ पर ये पंप लगे हुए सोडियम पोटेशियम पंप, जिसके कारण आयन को और भी ज़्यादा बाहर फेंका जा रहा है, जिसके कारण आयनिक कंसंट्रेशन जैसे ऊपर जाता जाएगा आयनिक कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और कितनी बचेगी 150 to 200 के अप्रोक्सीमेट बचेगी इसकी आयनिक कंसंट्रेशन। क्लियर? तो ये हमने देखा था लूप ऑफ हेनले की बीच की बात। मतलब इसमें थोड़ा सा अजीब टाइप की ये कहानी है कि यहाँ पर जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो कैसी है, कहीं ज़्यादा है, कहीं लो है, कभी बहुत अजीब टाइप के बीच में है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर आयनिक कंसंट्रेशन ऐसी क्यों है और भी ऑर्गन से? और भी ऑर्गन्स में तो आयनिक कंसंट्रेशन सेम है जितनी ब्लड में है, लेकिन यहाँ आयनिक कंसंट्रेशन ऐसी क्यों हो रही है? तो जो हम पढ़ने वाले हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, उसमें हम यही देखने वाले हैं कि जो आयनिक कंसंट्रेशन बन रही है मेडुला में, वो इतनी स्पेशल क्यों बन रही है, क्यों इतनी ज़्यादा कंसंट्रेटेड आयन है यहाँ पर इस रीजन में, जो फ्लूइड है इतना कंसंट्रेटेड क्यों है आयन से। देन ये खुद को कैसे मेंटेन करके रखता है? मेंटेन मतलब ये कि कभी इसकी आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ रही है और फिर यहाँ पे ऊपर नीचे कम हो रही है, तो मतलब जो लिक्विड आ रहा है उसको दोनों चीज मेंटेन करना है। एक बार आयनिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है, देन उसके बाद डिक्रीज करना है। तो ये खुद को कैसे मेंटेन करता है? तो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देता है हमारा काउंटर करेंट मैकेनिज्म। अब काउंटर करेंट का मतलब क्या होता है? सो देखिए, काउंटर का मतलब होता है अपोजिट और करंट का मतलब होता है फ्लो, अपोजिट फ्लो। काउंटर करंट में देखेंगे हम अपोजिट फ्लो, मतलब काउंटर करंट में ये तो पता चल गया कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर देना है हमें, और इसका मतलब भी पता चल गया कि इसका मतलब है अपोजिट फ्लो। अपोजिट फ्लो मतलब ये कि अगर एक फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है एंड दूसरा फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम? काउंटर करंट। जैसे आपने देखा होगा फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है? करंट के अपोजिट इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं ना, कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में तो करंट इस डायरेक्शन में आई, है ना। सो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सेम यहाँ पर जो दो फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? काउंटर करंट, और इसी चीज को हम बोलेंगे मैकेनिज्म। क्लियर? तो अब हमें आखिर यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है? काउंटर करंट, इसकी बात कर लेते हैं ना। सो देखिए, अगर हम लूप ऑफ हेनले में एंटर करते हैं तो हमें 3 जगह पर काउंटर करंट देखने को मिलेगा। कैसे काउंटर करंट? तो अपोजिट फ्लो है, यहाँ पर मुझे अपोजिट फ्लो दिख नहीं रहा है, तो अगर आप अच्छे से देखें तो ये लिक्विड अभी कैसे जा रहा है? इस डायरेक्शन में। जब ये डिसेंडिंग लिंक में था तो इसकी डायरेक्शन नीचे साइड थी, लेकिन जैसे ही असेंडिंग लिंक में आया तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? ऊपर साइड। तो ये दोनों जो डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम? काउंटर करंट। तो मतलब एक काउंटर करंट मिल गया। अब बचे हुए 2 काउंटर करंट कहाँ मिलेंगे? तो अगर आपको याद हो तो क्या बात की थी हमने, जो बॉम्बिंग कैप्सूल होता है, यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस डिवाइड होती हैं एफरेंट आर्टरीज की, जो क्या करती हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं पूरे नेफ्रॉन में। सो उसमें से एक लिम्फ कैसी होती है? जो लूप ऑफ हेनले तक जाती है, और जो लूप ऑफ हेनले तक जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? बासा रेक्टा। क्या बोलते हैं इसे हम? बासा रेक्टा। सो ये जो बासा रेक्टा है ये क्या करेगा? ये इसको फोल्ड करके रखा है इसने। तो जब इसने फोल्ड करके रखा है तो दूसरा काउंटर करंट कैसा मिला? ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और इसका इस डायरेक्शन में। सेम इसका ऊपर साइड, इसका नीचे साइड। तो ये दूसरा काउंटर करंट देखने को मिल गया हमें, है ना। एंड तीसरा क्या मिला हमें? इसके और इसके बीच में, और ये पूरा जो है ये भी एक काउंटर करंट है। मतलब बासा रेक्टा की जो लिम्फ है वो दोनों ही काउंटर करंट शो कर रही है, क्योंकि एक ऊपर साइड फ्लूइड जा रहा है, एक नीचे साइड। तब क्लियर नहीं दिख रहा है तो फिर से इसको बना लेते हैं एक बार। देखिए, तो अगर हम बनाएं नेफ्रॉन को, नेफ्रॉन में मेडुला को
सो मेडुला से यहाँ से डिसेंडिंग लिम्फ एंड असेंडिंग लिम्फ में थिन सेगमेंट एंड ये थिक सेगमेंट। क्लियर। अब यहीं से क्या जाती है हमारी बासा रेक्टा, जो क्या करती है, जो लूप ऑफ हैंले से ऑक्सीजन देने का काम करेगी। तो जो हमारा लूप ऑफ हैंले है, इसमें डिसेंडिंग लिम्फ में अभी फ्लूइड कैसा जा रहा है, इस डायरेक्शन में। जब यही फ्लूइड असेंडिंग लिम्फ में जाएगा तो कैसा जाएगा, ऊपर साइड। तो ये जो अपोजिट फ्लो है लिक्विड का, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है, अपोजिट फ्लो। तो यहाँ पर अपोजिट फ्लो दिखा, मतलब यहाँ पर हमें काउंटर करंट देखने को मिला। देन इसके और इसके बीच में हमें काउंटर करंट देखने को मिला, मतलब इसका लिक्विड ऐसे पास आउट होगा यहाँ से, ये ऐसे। तो ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट, मतलब बासा रेक्टा एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्फ के बीच में भी हमें काउंटर करंट देखने को मिला। तो ये सेकंड काउंटर करंट है। अब जब हम बात करें थर्ड काउंटर करंट की, तो थर्ड काउंटर करंट क्या है, ये जो बासा रेक्टा है, अभी इसमें फ्लूइड ऐसा आ रहा है, देन उसके बाद ऊपर चढ़ जाएगा। तो मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मतलब ये भी क्या शो कर रही है, काउंटर करंट मैकेनिज्म से शो कर रही है। क्लियर। तो ये तुम्हारी काउंटर करंट मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है और ये कहाँ कहाँ से होता है हम ये देख चुके हैं। आखिर अभी किस चीज की हमें जानकारी देता है, क्या चाहता है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूरिन फॉर्मेशन, किसका कंसंट्रेशन कहाँ पर होता है, कितना होता है, सारी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, सो आइए हम देखते हैं कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, आगे इसको पढ़ने की जरूरत हमें पड़ क्या गई। देखिए, आपको दो बात याद रखना है। पहला तो ये कि काउंटर करंट मैकेनिज्म हमें किसका आंसर देगा कि आयनिक कंसंट्रेशन इसकी इतनी हाई कैसे होती है, मतलब इतनी ज्यादा आयनिक कंसंट्रेशन क्यों होती है लूप ऑफ हैंले की, मतलब मेडुलरी रीजन में जो फ्लूइड है उसकी आयनिक कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा क्यों होती है। एक क्वेश्चन तो ये देगी। दूसरा, इतनी ज्यादा होती है फिर कम होती है तो खुद को कैसे मेंटेन करके रखता है। मतलब ये दो क्वेश्चन के आंसर दे रहा है। मतलब हमें क्या पढ़नी है इसमें, दो क्वेश्चन के आंसर लेना है यहाँ से काउंटर करंट से। व्हाई मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज सो कंसंट्रेटेड। मतलब ये कि ये जो मेडुला है इसमें आयनिक कंसंट्रेशन कैसी है, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200। सो ये इसकी जो आयनिक कंसंट्रेशन है इतनी ज़्यादा क्यों है। तो पहला तो हमें ये क्वेश्चन देना है कि इसकी आयनिक कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा है तो कैसे बन रही है ये, है ना। सो हाउ इट इज फॉर्म, how is it formed। एक तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, how is concentration of medullary interstitial maintain। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन के हमें इसमें आंसर देना है। सो इन दो क्वेश्चन को ही आंसर देने के लिए इनसे हमें दो चीजों को क्लियर करना पड़ेगा। पहला क्या, अगर हमें जानना है काउंटर करंट मैकेनिज्म में फर्स्ट क्वेश्चन कि ये कैसे फॉर्म होता है, मतलब व्हाई मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज सो कंसंट्रेटेड एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड, ये कैसे बन रहा है और इतना डिफरेंट इसमें क्यों है, क्यों इतना ज्यादा इसका आयनिक कंसंट्रेशन है इस फ्लूइड का। तो इसका क्वेश्चन पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें इसमें क्या चीज पढ़नी पड़ेगी, काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन, काउंटर
करंट मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। एंड दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल मेंटेन, मतलब इसकी चलो आयनिक कंसंट्रेशन है अजीब बन गई, कैसे भी बन गई है हमने पढ़ लिया, कितने पढ़ लिया हम ये काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन ये खुद को कैसे मेंटेन करके रखी, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, काउंटर करंट एक्सचेंज। क्या देखना पड़ेगा हमें, काउंटर करंट एक्सचेंज। क्लियर। तो ये दो चीजों को हमें पढ़ना है। तो चलिए पहला हम पढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। व्हाई मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज सो कंसंट्रेटेड एंड हाउ इज इट फॉर्म, कि मतलब इसका जो आयनिक कंसंट्रेशन होता है ये इतना ज्यादा क्यों होता है, मेडुलरी का जो फ्लूइड है इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें इतना ज्यादा आयनिक कंसंट्रेशन क्यों होता है और ये कैसे बन जाता है। तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या देखेंगे, पहले काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन। सो आइए टॉपिक डालते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन। याद रखना है आपको, काउंटर करंट मैकेनिज्म में हमें काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन एंड काउंटर करंट एक्सचेंज देखना है और दोनों ही अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। अब हमें काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन देखना है, तो इसमें हम स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से कि यूरिन फॉर्मेशन का जो स्टेप है वो फर्स्ट है। फर्स्ट स्टेप मतलब यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप नहीं, मतलब ये यूरिन फॉर्म हो रहा है वो फर्स्ट टाइम हो रहा है। जब फर्स्ट टाइम यूरिन फॉर्म होगा तो आयनिक कंसंट्रेशन क्या होगी और फिर ये इतनी कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये फॉर्म कैसे होती है, मतलब जो आयनिक कंसंट्रेशन है कैसे इसकी बन जाती है इतनी इतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड क्यों होता है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड मेडुलरी रीजन का। तो इसको देखने के लिए हम देखेंगे कि नॉर्मली जब बेबी की बर्थ हो जाती है, मतलब मेल हो या फीमेल हो, बर्थ के बाद जो आयनिक कंसंट्रेशन होती है जो अभी हम पढ़ चुके हैं वो होती है, लेकिन बर्थ से पहले आयनिक कंसंट्रेशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती है। तो आइए हम देखते हैं कैसी होती है। फिर वही हम अपना पुराना डायग्राम बनाएंगे। थोड़ा सा स्पेस दे देना चाहिए। जब बर्थ से पहले, मतलब जब बेबी मदर की ओवरी में यूट्रस में हो, तो उस टाइम पे जो आयनिक कंसंट्रेशन होती है वो कैसी होगी, आइए देखते हैं हम। नॉर्मली हमारे सारे ऑर्गन्स की आयनिक कंसंट्रेशन कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल। कितनी, 300। तो यहाँ पर भी कितनी होगी, 300, और यहाँ पर भी। लेकिन जब हम नॉर्मली अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो लूप ऑफ हेनले में आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। लेकिन अभी ये कब की बात है, जब यूरिन फॉर्मेशन अभी फर्स्ट टाइम हुआ ही नहीं है या फिर होने वाला है, तो उस टाइम पर जो आयनिक कंसंट्रेशन होगी यहाँ पर कितनी होगी, 300 होगी। सेम यहाँ पर भी 300, यहाँ पर भी 300 एंड यहाँ पर भी 300, मतलब हर जगह आयनिक कंसंट्रेशन कितनी होगी, 300 ही होगी। क्लियर। अब ये यूरिन फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम हो रहा है, मतलब बेबी का बर्थ हो चुका है, फर्स्ट टाइम यूरिन फॉर्म हो रहा है, तो कैसे होगा, मतलब अभी तो नॉर्मल आयनिक कंसंट्रेशन 300 है जितनी सारे ऑर्गन्स में, अब ये कैसे इंक्रीज होगी, खुद को कैसे इतना ज्यादा कंसंट्रेट कर लेगा ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो देखिए अभी यूरिन फॉर्म होना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब होगा तो क्या होगा, यहाँ से आएगा। अभी आयनिक कंसंट्रेशन अंदर भी 300 है, बाहर भी 300 ही, कौन सा, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम यूरिन फॉर्म, मतलब पहली बार जब यूरिन फॉर्म हो रहा है बेबी के
नेफ्रॉन में किडनी मतलब किडनी अब फंक्शन करना स्टार्ट किया है तो यूरिन फॉर्म होगा। तो अभी इनिशियली कितना है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आयनिक कंसंट्रेशन 300 एंड इसके अंदर जो लिक्विड है उसमें भी 300 है। अब जब दोनों जगह सेम है और हमें पता है ये मेम्ब्रेन जो होती है कैसी होती है, परमीएबल होती है टू आयन, आयन के लिए परमीएबल होती है। क्लियर? अब ये आयन के लिए परमीएबल है, ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन बाहर भी आयनिक कंसंट्रेशन 300 है, अंदर भी 300 है। सो अभी दोनों साइड आयनिक कंसंट्रेशन बैलेंस है, तो ना तो पानी को अंदर बाहर जाने की जरूरत है, ना आयंस को अंदर बाहर आने की जरूरत। आयन का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि आयन के लिए परमीएबल होती है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो मतलब आयनिक कंसंट्रेशन दोनों साइड से में अंदर एंड बाहर, तो यहाँ से वाटर फ्लो नहीं होगा, मतलब बाहर वाटर लूज नहीं होगा। तो यहाँ पर आयनिक कंसंट्रेशन भी कितनी होगी 300 एंड 300, लास्ट तक इसकी आयनिक कंसंट्रेशन 300 ही होगी। ये स्टार्टिंग की बात है। और यहाँ पर भी कितनी होगी 300। लेकिन आपको एक बात याद होना चाहिए कि जो हमारा नेफ्रॉन में असेंडिंग लिम्फ में जो थिक पार्ट है इसमें लगे होते हैं हमारे पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, जिसका क्या काम होता है आयंस को बाहर फेंकना, और वो अपने काम को हमेशा करता है ईमानदारी से, ठीक है। इसको मतलब नहीं है कि बाहर आयनिक कंसंट्रेशन कितनी है, लेकिन उसका जो काम है वो अपना काम अच्छे से करेगा। तो कैसे करेगा, इसकी आयनिक कंसंट्रेशन अंदर 300 है अभी, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा और बाहर भी यहाँ पे 300 देखिए, लेकिन जब ये बाहर जाएगा तो जैसे इसमें एंटर करेगा थिक सेगमेंट में, तो जो सोडियम पोटेशियम पंप है इससे आयंस को बाहर फेंकना स्टार्ट कर देंगे। तो जो फर्स्ट नंबर पे सोडियम पोटेशियम पंप है ये मैक्सिमम आयंस को फेंकना स्टार्ट करेंगे। तो जब ये मैक्सिमम आयंस को फेंकेंगे तो इसकी आयनिक कंसंट्रेशन बाहर साइड बढ़ जाएगी और अंदर साइड कम हो जाएगी। एंड देन ऊपर जाएंगे तो जितना बचेगा फिर फेंक देंगे, फिर बहुत कम, फिर और भी कम। मतलब जो फर्स्ट नंबर पे सोडियम पोटेशियम पंप लगा ये बहुत सारा आयंस निकाल के फेंकने की कोशिश करेगा। सेकंड नंबर पे उससे थोड़ा कम, थर्ड नंबर पे उससे और भी कम, फोर्थ नंबर पे बहुत कम, रेयर। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या काम है, आयंस को बाहर निकालना। तो यहाँ से आयन बाहर निकालेंगे। अच्छी खासी यहाँ पर क्या आयनिक कंसंट्रेशन बैलेंस थी, लेकिन अब यहाँ पर डिस्टर्ब हो गई सिर्फ सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। तो ऊपर जाते जाते फ्लूइड में फ्लूइड का जो बाहर वाला रीजन है यहाँ पर तो 300 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आयंस बहुत कम फेंके गए। लेकिन यहाँ पर थोड़े ज्यादा, तो ये 350 हो सकती है, फिर यहाँ पे 400 और 420 एंड यहाँ पर 450। तो फर्स्ट टाइम पे जो यूरिन फॉर्म होगा इसमें क्या होगी, बाहर साइड आयनिक कंसंट्रेशन शुरू में तो हमारी कैसा होगा 300 ही होगी आयनिक कंसंट्रेशन, लेकिन जब फर्स्ट टाइम यूरिन फॉर्म हो जाएगा तो उस टाइम पे 450 तक जो आयनिक कंसंट्रेशन है इंक्रीज हो जाएगी बाहर, ठीक है। सो कैसा हुआ, अभी देखिए आपको घबराना नहीं है, क्या बोला है, नॉर्मली अंदर 300 आयनिक कंसंट्रेशन, सेम आयनिक कंसंट्रेशन बाहर है 300, क्लियर। अब जैसे लेकिन जब इंटर करेगा, क्योंकि यहाँ से वाटर तो लूज होना नहीं, क्योंकि आयनिक कंसंट्रेशन बैलेंस है। जब स्टार्ट आएगी असेंडिंग लिम्फ की, असेंडिंग लिम्फ में थोड़े से नाटक होने वाले, नाटक ही होने वाले क्योंकि यहाँ पे लिम्फ सोडियम पोटेशियम पंप बैठा है जो अपने काम को करेगा, वो पीछे नहीं हटेगा, उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आता है। तो इसका काम इस आयन को बाहर फेंकना। तो ये लिक्विड है, इसमें से आयन को बाहर फेंकेगा। तो जब ये आयन को बाहर फेंकेगा तो यहाँ आयनिक कंसंट्रेशन कम एंड यहाँ पर आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा होने लगेगी। तो 300 से बढ़ती 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 कहाँ 450 तक पहुंच गई। तो दिमाग में ये क्वेश्चन आया हुआ यहाँ से इंक्रीज होना चाहिए, ऐसे उल्टी इंक्रीज क्यों हो रही है। तो फर्स्ट नंबर पे जो सोडियम पोटेशियम पंप लगे, ये क्या इनको मौका मिल गया सबसे पहले, तो ये ज्यादा से ज्यादा आयंस को खींचने की फेंकने की कोशिश करेंगे ना। देन सेकंड नंबर पे बचे कुछ, फिर फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर पे उससे भी कम, फिफ्थ नंबर पे उससे भी कम, इसलिए सबसे ऊपर 300 350 400 से एंड 420 एंड 450 तक आयनिक कंसंट्रेशन फर्स्ट टाइम में बढ़ जाएगी, क्लियर। अब जब सेकंड टाइम की बात करें, तो फर्स्ट टाइम की बात हो गई, बढ़ते बढ़ते फर्स्ट टाइम में कितनी हो गई आयनिक कंसंट्रेशन, इतनी हो गई, कितनी 450 तक। आपको क्लियरली अच्छे से समझना है। अब जब बात करें हम सेकंड टाइम की, सेकेंड टाइम, तो सेकेंड टाइम में अभी यहाँ पर क्या 300 आएगी आयनिक कंसंट्रेशन, अभी यहाँ पे 300 थी, लेकिन अब यहाँ पे बाहर साइड आयनिक कंसंट्रेशन कहाँ तक बढ़ चुकी है 450 तक, सेम बढ़ेगी। तो अब ये लिक्विड आएगा नीचे, अभी इसकी आयनिक कंसंट्रेशन कितनी 3, यहाँ पर आयनिक कंसंट्रेशन इसे ज्यादा मिली, कितनी 400 एंड 420 एंड 450 तक। तो जैसे ही नीचे आएगा तो इसको आयनिक कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा मिल रही है, तो जो पानी है वाटर है अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, क्योंकि ये लव करता है आयन से। तो यहाँ से वाटर को लूज करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जब आयन यहाँ पे वाटर लूज होगा तो यहाँ पे आयनिक कंसंट्रेशन कहाँ तक लूज करेगी, ये 450 तक, 450 तक आएगा। फिर ये यहाँ पर इंटर करेगा, फिर से इसका काम स्टार्ट हो जाएगा, ये फिर से आयन को ज्यादा से ज्यादा फेंकेगी, फिर यहाँ से फेंकेगी, फिर यहाँ से फेंकेगी, और ऐसे बढ़ते बढ़ते आयनिक कंसंट्रेशन है वो कहाँ तक पहुंचेगी, ऐसे सेकेंड टर्म में 650 तक, 600
450, 400 एंड 300, मतलब 300 फर्स्ट टाइम में कितनी 450 तक, सेकंड टाइम में 650 तक इसकी आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ गई। क्यों? कैसे वाटर लूज किया, वाटर लूज किया इसने 450 तक आयनिक कंसंट्रेशन, अभी 300 थी, जब 300 आयनिक कंसंट्रेशन अंदर थी तो बाहर आयनिक कंसंट्रेशन 450 तक बढ़ी, लेकिन अब अंदर ही आयनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा हो चुकी है 450, तो बाहर तो बढ़ना पॉसिबल है, तो यहाँ पर आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ेगी 650 तक। और ये ऐसा कार्यक्रम जब तक चलता जाएगा जब तक आयनिक कंसंट्रेशन कितने ना हो जाए, 1200 मिली ऑस्मोल तक ना हो जाए। अब ये क्यों बढ़ रही है, आपको क्लियर समझ में आ रहा है आयनिक कंसंट्रेशन क्यों बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे अंदर आयनिक की कंसंट्रेशन बढ़ेगी बाहर भी आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ से वाटर को लूज किया जाएगा, जब वाटर लूज यहाँ से करेगा तो यहाँ से आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आयनिक कंसंट्रेशन अंदर जितनी ज़्यादा बढ़ेगी यहाँ से सोडियम पोटेशियम पंप उतने ही ज़्यादा आयन को सक करके बाहर फेंकेगा। एंड लास्ट में हमारी आयनिक कंसंट्रेशन कहाँ तक बढ़ने वाली है आपको पता है, लास्ट टाइम पे आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते पहुंचेगी कहां तक, 1200 तक, 1000, 800, 600, 300 और यहाँ पर 100 या 200 के बीच में। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया। आज हमने देखा काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि आखिर इसकी कंसंट्रेशन ऐसी क्यों होती है और कैसे बनती है। तो बनने का समझ में आ गया आपको, जब फर्स्ट टाइम यूरिन फॉर्म होता है तो नॉर्मली हमें आयनिक कंसंट्रेशन 300 होती है बाहर अंदर दोनों साइड, लेकिन जैसे जैसे यूरिन फॉर्म होने लगते हैं आयनिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि ये मैकेनिज्म इसके अंदर चलता रहता है काउंटर करंट। क्लियर? सो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।